एक कुत्ता की 5 बातें ध्यान से समझ लो। भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है और आपस में बंटवारा भी क्यों होता है। कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें। दोस्तों, किसी गांव में एक हंसता खेलता बड़ा परिवार रहता था। कुछ समय तक वह परिवार बड़ा चैन से रहता है। उस परिवार में खुशियां रहती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि किसी परिस्थिति को लेकर के उस परिवार में लोगों के अंदर एक कारण उत्पन्न होता है और वो कारण ऐसा उत्पन्न होता है जिसकी वजह से उस घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश आरंभ हो जाता है और बंटवारा भी आपस में शुरू होने लगता है। मित्रों, उसी घर में एक कुत्ता और कुतिया का जोड़ा रहता था जो उस घर में बहुत ही बेप्रसन्न थे। उन्हें भी भरपेट भोजन उस घर में मिल जाया करता था। जब आपस में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश उस परिवार में उत्पन्न हो गया तो एक दिन उस कुतिया को बहुत बड़ा दुख हुआ। वह कुतिया अपने पति कुत्ता से कहती है कि हे स्वामी, देखिए ना, इस परिवार में कुछ दिन पहले हम कितने खुश थे। इस परिवार के लोग भी कितने खुश थे, कितना आपस में मेल था, प्रेम था और हम लोगों को भरपेट इस परिवार में भोजन मिलता था। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। आपस में बंटवारा भी इनका हो रहा है जिसकी वजह से यह परिवार बिखर रहा है। हे स्वामी, इस हंसते खेलते परिवार का अब क्या होने वाला है। हम तुम तो कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, वहां किसी ना किसी तरह से अपना पेट भर लेंगे, लेकिन इस परिवार का क्या होगा, ये सोचकर मैं बहुत बड़ी दुखी हो रही हूं। और मेरे मन में ऐसे 2 प्रश्न आए हैं जिन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हो रही हूं। क्या आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? तब कुत्ता अपनी पत्नी कुतिया से कहता है कि हे प्रिय, बताइए क्या बात है, कौन से तुम्हारे प्रश्न हैं? तब वह कुतिया कहती है अपने पति कुत्ता से कि हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि भाई भाई में झगड़ा क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्यों बंटवारा होता है और एक हंसते खेलते परिवार की उन्नति कब रुकने लगती है। यही हमारे प्रश्न है। मित्रों, तब वह कुत्ता अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आइए इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी के माध्यम से हम तुम्हें वो 5 बातें भी बताएंगे जिन बातों के लिए यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है, सही तरीका से समझ लेता है, तो ना तो आपस में कभी भाई भाइयों में झगड़ा होता है और ना कभी बंटवारे की नौबत आती है। लेकिन आप पहले इस कहानी को सुनिए और कहानी के अंत में हम 5 बातें भी बताएंगे। कुतिया कहती है कि हे स्वामी, आप अपनी कहानी को आरंभ कीजिए और हमारे प्रश्नों का सही सही हमें जवाब दीजिए। तब कुत्ता कहानी सुनाना आरंभ करता है और अपनी पत्नी कुतिया से कहता है कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था और उस किसान के एक पत्नी थी और 3 बेटा थे। उस किसान के तीनों बेटों में बहुत ही प्रेम था, एक दूसरे की हमेशा बात मानते थे। किसान के तीनों बेटों का विवाह भी बहुत पहले हो चुका था। उसका पूरा परिवार जो था बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। बड़ी मेहनत करके तुम्हारे पिता ने इतने पशु खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें सारा परिवार बहुत ही सुख से रह रहा है। कुत्ता कहता है कि हे प्रिय, किसान का जो छोटा बेटा मोहन था वो भी पिता की तरह बहुत ही मेहनती था। वह हमेशा खेती बाड़ी के काम में लगा रहता था। उसे खेती करना बहुत अच्छा लगता था। वो पूरे दिन
कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करता था। खेतों को जोतना, बोना, फसल को काटना और कटवाना, उसके बाद अनाज को संचित करके रखना और बाजार में बेचना, ये सब काम किसान का छोटा बेटा मोहन ही करता था। वहीं किसान के दो बड़े बेटे जो थे वो काफी पढ़े लिखे थे। उनमें एक का नाम था जीवन और दूसरे का नाम गगन था। उन दोनों ने भी अपने अपने मन पसंद के काम ढूंढ रखे थे। बड़ा बेटा जीवन व्यापार किया करता था और गगन बुद्धि में बहुत तेज था, इसलिए वह ज्योतिष का काम करता था। दोनों अपनी मेहनत से, अपनी अपनी बुद्धि से खूब धन कमाते थे। उनके परिवार के बीच किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं था। तीनों भाई अपने अपने रास्ते चलकर खूब धन कमा रहे थे। किसान जानता था कि जब तक उसके तीनों बेटे इकट्ठे हैं तब तक वह हर तरह के सुख से सर्व संपन्न है। जिस दिन वह तीनों अलग अलग हो जाएंगे उस दिन से उसकी उन्नति रुक जाएगी। दोस्तों, फिर एक दिन किसान भी बीमार हो जाता है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा अंत समय अब बहुत ही नजदीक आ गया है। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद का बंटवारा मत होने देना। मेरे तीनों बेटे मेरी दौलत को इकट्ठे होकर भोगते रहें। बस तुम हमें एक वचन दो, बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं यही चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल करके रहें, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वो घर पूरी तरह बिखर जाता है। कुत्ता कहता है अपनी पत्नी कुतिया से कि हे प्रिय, इस प्रकार वो किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है कि मैं बच्चों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर वह किसान एक दिन जो था उसका प्राणांत हो गया, यानी खत्म हो गया। दोस्तों, एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को पास में बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूं, और वह ये वचन है कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तुम तीनों भाई और बहुएं हमेशा आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन करना, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति पर नहीं जाता। वह किसान की पत्नी की बात को सुनकर के वे तीनों बेटा कहते हैं कि माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, फिर अपने बेटों की बात को सुनकर के वो मां बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम जीवन था, वो ज्योतिष में बहुत ही निपुण था, इसलिए आसपास के लोग जीवन से कई मामलों में राय लेने आते थे। साथ ही साथ उसके बदले में उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते थे। इस काम से जीवन का गुजारा अच्छे तरीका से चल रहा था। भाई दूसरा बेटा जिसका नाम गगन था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। मित्रों, सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका मोहन नाम था, वो कड़ी मशक्कत करता था, दिन भर मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता जितनी कमाई उसके दोनों बड़े भाई कर लेते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के दोनों बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आनंद की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं बड़े ही ऐसो आराम का जीवन जीती हैं, और जो सबसे छोटा बेटा था उसकी पत्नी घर पर कमाई करती रहती थी। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलता। जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानियों को देखती तो उसका हृदय दुखी हो जाता कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। मित्रों, कुत्ता कहता है कि हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी एक दिन जब बहुत ज्यादा दुखी हो गए तो मोहन की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, मेरे भाई के यहां से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है
हमारे और आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले हमारे भाई ने अपना घर बनाया है और उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उसके पास जाएं। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर के किसान का छोटा लड़का कहता है, देखो भाग्यवान, खेती में बहुत काम करना पड़ता है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। मित्रों, मोहन की बात सुनकर के पत्नी गुस्से से कहती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम दोनों नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। दोस्तों, पत्नी की बात को सुनकर के मोहन कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ या न जाओ। कुत्ता कहता है कि हे प्रिय, किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का ऐसो आराम देख करके पहले से चिड़ी हुई थी। वह अपने पति मोहन से कहने लगी, अजी क्या हमने ही घर का सब काम करने का ठेका ले रखा है? घर का और खेती का काम हम दोनों को करना पड़ता है और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीियों के साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब खुशहाल भरा जीवन जी रहे हैं और वे सब अपना अपना कर रहे हैं। हमारी किसी को कोई परवाह नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में पड़ी रहती हूं। आप बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है? मित्रों, कुत्ता अपनी पत्नी कुतिया से कहता है कि प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के मोहन की नींद खुल गई। उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जायदाद के बंटवारे की घर में बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने लिए घूमने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर के मोहन को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से वे दोनों इतने आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका अलग हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो शामिल में नहीं रहेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर के माँ को बहुत तेजी से धक्का लगा। उसने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर के रहो, अलग में क्या रखा है? छोटा बेटा कहने लगा, माँ नहीं, अब मैं शामिल नहीं रह सकता। मोहन के ज्यादा जोर देने पर उसके दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जायदाद का बंटवारा कर लो। मित्रों, अब तो जमीन जायदाद के सभी कागज लाए गए जिनके आधार पर बंटवारा होना था। बंटवारे की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की एक परंपरा है। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हमें भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने जरूर जाना होगा। चलो पहले भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने चलते हैं, उसके बाद में तुम तीनों का बंटवारा कर देंगे। दोस्तों, अपनी माँ की बात को सुनकर तीनों बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नी और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे काशी पहुंच गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूं और बहुत तेज हमें भूख भी लगी हुई है। आप भी भूखे होंगे, बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खा पी लेते हैं। बेटों ने कहा, ठीक है मां। अब तो चल करके गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में एक भोजनालय भी था। वहीं जब सब परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली तो लगता है कहीं गिर गई है। अब हम खाना कैसे खाएंगे
और कैसे गांव तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना हम घर पर पहुंच पाएंगे और ना हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई कहीं जाकर के कुछ पैसों का प्रबंध कर लाइए। कोई काम ढूंढ लो तो शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। हम लोग खाना भी खा लेंगे और हम अपने घर पर भी चले जाएंगे। दोस्तों, तीनों बेटा अपनी माँ की राय को मान लेते हैं और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते किसान का छोटा बेटा मोहन जो था एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर के किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। मोहन ने पूछा, आप लोग किस उलझन में बैठे हो और क्या बातें कर रहे हो? क्या बात है? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, भैया हमारे पास में जमीन का एक बड़ा सा ये भूभाग है। जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए हम इसमें कुछ फसल नहीं उगा पाते हैं और इस जमीन का राजा हमसे हर वर्ष लगान भी वसूलता है। अब बताओ, जमीन का हम कुछ लाभ भी नहीं ले पाते और लगान भी चुकाना पड़ता है। इसी बात को लेकर के हम बहुत बड़ी चिंता में डूबे हैं। क्या करें क्या ना करें? तब मोहन कहने लगा, अरे भाई, अगर मैं आपको इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, भाई अगर तुम हमें इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दोगे तो हम तुम्हें चांदी की 10 मुद्राएं इनाम में देंगे। दोस्तों, मोहन खेती करना तो अच्छी तरीका से जानता ही था। कौन सी फसल किस समय उगाई जाती है, इस बात का उसे बहुत अच्छा अनुभव था। मोहन ने उन्हें सलाह दी कि तुम इस समय इस जमीन में धान की रुपाई कर दो, क्योंकि धान जो होता है वह पानी में ही होता है। मोहन ने उन लोगों को धान की उगाई का पूरा नुस्खा बता दिया। सबने वैसा ही किया, उस जमीन में धान लगवा दिए। नुस्खा बताने के बदले में गांव वालों ने उस किसान के बेटे को खूब धन्यवाद दिया और उसे 10 चांदी के सिक्के भेंट में दिए। पैसे लेकर के मोहन अपनी मां के पास मंदिर में लौट आता है। उधर किसान का जो दूसरा बेटा था जीवन, वह चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। जीवन ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप बड़े उदास मालूम पड़ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तो वह व्यक्ति कहता है कि भाई, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सबने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वही एक दिन वो बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई। एक टांग उसकी टूट गई और बिल्ली की टूटी हुई टांग मेरे हिस्से में आई थी, इसलिए मैंने बिल्ली की उस टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांध दी। ठंड का मौसम था। एक दिन वह बिल्ली ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास जाकर के लेट गई। पैर में पट्टी बंधी होने के कारण उसमें आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई। अब सब कुछ जल करके राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया है कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से की है और इसलिए पूरा नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इतने पैसे कहां हैं जो मैं सबके नुकसान की भरपाई कर पाऊं। इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा दुखी हूं, बड़ा चिंतित बैठा हूं कि अब क्या करूं क्या ना करूं। मित्रों, कुत्ता कहता है अपनी पत्नी कुतिया से कि हे प्रिय। उस दुखी आदमी की बात सुनकर के किसान का दूसरा बेटा जीवन कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। तब वो व्यक्ति कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 4 सिक्के दूंगा। मित्रों, शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़े लोगों को जमा कर लो। जिन लोगों ने पंचायत की थी उनको भी इकट्ठा कर लो। मैं तुम्हें शीघ्र ही वहीं मिलता हूं। मैं तुम्हारा दोबारा से फैसला करूंगा। किसान के बेटे की बात को सुन करके वह व्यक्ति जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाता है और वहां पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा जीवन कहने लगा, ये सच है
कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वो टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने आग पकड़ ली। अब आग की पीड़ा से पीड़ित होकर बिल्ली के भागने की वजह से सब घरों में आग लग गई, जिसका दोष तुमने इस बेचारे पर मढ़ दिया है। इसका दोष नहीं है, क्योंकि इसकी टांग तो जख्मी थी, वो टांग चलने फिरने में असमर्थ थी, तो उसने कैसे आपके घरों में आग लगा दी। दोष तो उन 3 टांगों का है जो उसे लेकर आपके घरों तक गई थी। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की थी ही नहीं। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का क्या दोष है? जो टांगे सही थीं, दोष तो उनका है। मित्रों, जीवन की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सबने अपना सिर हिलाया। फैसला यह हुआ कि 3 टांगे जो सही थी उनके मालिक को ही हर्जाना भरना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा फैसला सुनकर के जख्मी टांग का जो मालिक था वह बहुत ही खुश हो जाता है और वचन के मुताबिक उसने जीवन को सोने की 4 मुद्राएं भेंट की। किसान का दूसरा बेटा भी जीवन सोने के सिक्के लेकर के अपनी मां के पास लौट आता है। उधर वह कुत्ता अपनी पत्नी कुतिया से कहता है कि हे प्रिय। उधर किसान का तीसरा बेटा गगन जो था वह चलते चलते एक घर के द्वार पर जा पहुंचा, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, किसी राज कर्मचारी का घर मालूम पड़ रहा था। उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा हुआ था। किसान का बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति भला क्यों रो रहा है, आखिरकार इस समस्या का क्या हल है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है, भैया एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार कहता है, आप अंदर जाकर स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। दोस्तों, किसान का बेटा जब अंदर जाता है तो वह कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है भाई, आप क्यों रो रहे हो? आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तब रोने वाला व्यक्ति किसान के बेटे गगन से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी बड़े अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा कल सर धड़ से उड़ा देगा। इतना कहकर के फिर वो मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। उस मंत्री की बात सुनकर के किसान का बड़ा बेटा जिसका नाम गगन था, वह कहने लगा, तुम भाई चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो फिर मेरा पुरस्कार क्या होगा। मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करा दोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। किसान के बेटे ने कहा, तो ठीक है, तुम चिंता मत करो, आप केवल मुझे उस हाथी के पास ले चलो। दोस्तों, मंत्री गगन को लेकर के हाथी के पास पहुंचता है। गगन ने कहा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो और एक बड़ी सी नौका में हाथी को सवार कर दो। मंत्री ने वैसा ही किया। नदी के किनारे ले जाकर हाथी को नाव में खड़ा कर दिया। हाथी के वजन के कारण नाव जो थी वह पानी के अंदर बैठने लगी। नाव पानी में जितनी अंदर धंस गई, वहीं पर किसान के बेटे ने नाव पर निशान लगा दिया। उसके बाद हाथी को नाव से उतार लिया गया। किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक ये नौका उसी निशान तक पानी में न डूब जाए। दोस्तों, फिर किसान के लड़के की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए और जब नाव निशान के बराबर पानी में बैठ गई तो उसमें पत्थर भरना बंद कर दिया। किसान के बेटे ने उस नाव के सारे पत्थर बाहर निकलवाए और कहा, इन पत्थरों को तौल करके देख लो, जितना वजन इन पत्थरों का है उतने ही वजन का ये हाथी है। गगन की युक्ति देखकर मंत्री बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने खुशी में किसान को 10 सोने की मुद्राएं भेंट की। गगन उन 10 सोने की मुद्राओं को लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आता है। इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का जितना पैसा बना था वो पैसा दिया। तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा पैसा चुका दिया और कुछ पैसे बच गए थे जिससे वह अपने घर पर वापस लौट आए। किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपए वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के आगे रख दी और कहा कि बेटो, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था
ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी ये धन कमाया था, उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके हैं। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम पेट भर करके ना तो भोजन खा पाते और ना ही घर वापस लौट पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंदी है तब तक ही उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर वह झाड़ू किसी काम का नहीं रहता। दोस्तों, किसान की पत्नी समझाने लगी कि बेटा, इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूं। कुत्ता कहता है अपनी पत्नी कुतिया से कि हे प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर के किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का वचन भी ले लेते हैं। तीनों बहुओं ने भी संकल्प लिया कि हम तीनों सगी बहनों की तरह मिलजुल करके इकट्ठी रहेंगे। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुत्ता बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा एक प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति क्यों रुक जाती है, तो उसका कारण हम लोग अपनी आजादी के कारण अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं, तो हमारी उन्नति थम जाती है। घर की बहुएं भी अपनी आजादी के चक्कर में मुझे घर में ज्यादा काम न करना पड़े इसलिए अपने पतियों पर दबाव बनाकर घर वालों से अलग कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी उन्नति रुक जाती है। भाई भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा योगदान होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कम कमाए चाहे कोई ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठी करेंगे और जो भी करना है सभी बैठ करके निर्णय लेंगे। सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा भी नहीं होगा और कभी झगड़ा भी नहीं होगा और कभी आपस में झगड़ा भी नहीं होगा, कले कलेश भी नहीं होगा। कुत्ता बोला कि हे प्रिय, साथ ही साथ ये 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गांठ में बांध करके रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहती है। ये 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1 है, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो इस बात को किसी अन्य को ना बताए। धन एक ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके पास में धन नहीं है तो वे आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा जो है धूल में मिलने लगती है। धनहीन की लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि उसका उल्टा उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 है, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी भी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। उन्हीं लोगों के बीच में आप केवल मजाक के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे, जैसे कि विभीषण ने भाई के भेद को लेकर के उसे मरवा दिया था। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार का या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वे कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। और नंबर 3 है, अपने घर में किसी भी पुरुष की अतीत की गलतियां या जीवन की घर की बातों को नहीं बताना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। कुत्ता कहता है कि हे प्रिय, नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का अपमान हो जाए
तो ये बात कभी किसी में साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समय एक समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि आपका ये आपके भाई का कहीं अपमान होता है तो कभी भी दूसरे के समक्ष जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने भाई का सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। और नंबर 5 है, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे हुए हों या किसी ने धोखा दिया हो तो ये बात सभी भाइयों को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना खुद ही मजाक उड़वा रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर न करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। प्रिय दोस्तों, कुत्ता कहता है अपनी पत्नी कुतिया से कि हे प्रिय, यही 5 बातें जो मैंने बताई हैं, इन 5 बातों को जिस घर परिवार के भाई लेकर के चलते हैं और इनको समझ करके चलते हैं, इन्हें अपने जीवन में उतार करके चलते हैं, तो उस घर परिवार में जितने भी भाई हैं उन भाइयों में ना तो कभी झगड़ा होता है, ना कभी जायदाद जमीन का बंटवारा होता है, और ना उस घर की कभी उन्नति नीचे गिरती है। उस परिवार की उन्नति हमेशा बढ़ती जाती है। दूसरी बात, जिस परिवार के भाई अपनी स्त्रियों की बात को मान करके और एक भाई को ठुकरा देते हैं, उसके दुख या सुख में ध्यान नहीं देते, तो उस परिवार में भी झगड़ा उत्पन्न होता है, उस घर की भी उन्नति रुक जाती है और उसी घर में फिर बंटवारा होने लगता है। यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब था। दोस्तों, फिर वह कुतिया जो है अपने पति कुत्ता से ये कहानी सुनने के बाद में, ये 5 बातें जानने के बाद में बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, हम भी उम्मीद करते हैं ये 5 बातें आप भी याद कर लेना और अपने जीवन में जरूर उतारना। यदि आपने ये 5 बातें एक कुत्ता की अपने जीवन में उतार ली और ठीक से समझ ली, तो हमें उम्मीद है कि आपके परिवार की उन्नति कभी रुकने वाली नहीं है और ना ही आपके परिवार में कभी झगड़ा उत्पन्न होगा, ना बंटवारा होगा और ना आपस में भाइयों में कभी झगड़ा होगा। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ में। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।